नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट एकेडमी पर, जहां हम डेली जनरल नॉलेज के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे बच्चा पूछा क्या गया है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में इसका वर्क क्या होता है, ये क्या काम करता है। ध्यान रखना बच्चा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कार्य होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज गैसेस मतलब कि गैसों का आदान प्रदान करना, जैसे कि CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालना और O2 को बॉडी के अंदर भेजना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो रहा है और वहां पे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कहाँ स्टोर हो गई। ध्यान रखना बच्चा, वो एनर्जी स्टोर होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब, ठीक है, ये हमारी एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ये बच्चों बहुत कई एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ATP का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखना बच्चा, ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर क्लास आपको पसंद आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑर्गन इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ दी सेल। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, कई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि किस अंग को ऊर्जा का घर कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम ऊर्जा का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो। हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर। क्या पूछा गया है कि श्वास में ली गई हवा में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी उसका परसेंट होता है 21%। ठीक है, 21%। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फॉर्म इन विच ऑक्सीजन इज कैरीड इन ब्लड। यहाँ पे पूछा क्या गया है बच्चा कि रक्त में ऑक्सीजन किस रूप में ले जाई जाती है। ध्यान रखना, जो रक्त में ऑक्सीजन है वो किस रूप में ले जाई जाती है, Hb+O2। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी आउट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hb हम हीमोग्लोबिन को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ध्यान रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन हम उसे कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो श्वसन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, उसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर बात आए इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो जब रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। डन, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP के अणु बनते हैं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में होती है। तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, उसमें 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं।
यानी 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल। यहाँ पे पूछा गया है कि कोशिका में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म की, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि अगर ये दोनों ही ऑप्शन अलग अलग आए, साइटोप्लाज्म अलग एक ऑप्शन में और माइटोकॉन्ड्रिया अलग, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को प्रायोरिटी देना पड़ेगी। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, सिर्फ साइटोप्लाज्म हो, तो साइटोप्लाज्म ही करना आप। ठीक है, डन, आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का एक उदाहरण बताना है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मनुष्य, ठीक है, यहाँ पे मनुष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वही क्वेश्चन आया है, व्हाट इज एरोबिक इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऊपर बताया था मैंने, इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है तो बच्चा उससे हम एनोएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन में जब श्वसन होता है एनएरोबिक, तो कितने एटीपी अणु बनते हैं। ध्यान रखना बच्चा, उसमें 2 एटीपी अणु बनते हैं। ठीक है, कितने, 2 एटीपी अणु बनते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच प्रोसेस इज इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ग्लूकोज। क्या पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया ग्लूकोज का अपूर्ण दहन है। ठीक है, अपूर्ण दहन है। तो ध्यान रखना, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ग्लूकोज का अपूर्ण दहन है। ठीक है, पूरी तरीके से दहन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा गया है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनमें से किस में होता है, इन सभी में से बताना है कि किस में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन एरोबिक रेस्पिरेशन मानव की जो मसल्स है उसमें होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच ऑर्गन डज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। क्या पूछा गया है कि मानव के श्वसन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है। ध्यान रखना बच्चा, जो ह्यूमन है उसकी श्वसन तंत्र की शुरुआत नोज से होती है। ठीक है, नाक से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल हेयर्स। जो हमारे नाक में बाल होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जो हमारे नाक में हेयर होते हैं, कुछ महान प्राणी क्या है, उन बालों को पटा देते हैं, जबकि वो बाल सुरक्षा के लिए है हमारे। ठीक है, इसलिए कभी उनको मत पटाना। मैंने कई ऐसे महान आदमियों को देखा जो पटाते हैं। ठीक है, इसलिए पटाना नहीं है, वो अच्छे होते हैं। ठीक है, वो क्या है, क्या करते हैं, फिल्टर बॉम्ब एंड मोस्टन एयर। क्या करते हैं, जो हवा गंदी जाती है हमारे शरीर में, वो क्या है, बाल उस हवा को छानने का काम करते हैं। जो भी धूल मिट्टी कण होते हैं वो बाल चिपका लेते हैं, बालों से चिपक जाती है और एक शुद्ध हवा हमारी बॉडी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन बालों को पटाना नहीं है। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेजल कैविटी इज कनेक्टेड टू विच ऑर्गन। क्या पूछा है कि नाक की गुहा किससे जुड़ी होती है, जो नाक की गुहा है वो किससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना जो नाक की गुहा है वो ब्रेन से जुड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज वन मेजर फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि नाक की गुहा का एक प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, ध्यान रखना नाक की गुहा का एक प्रमुख कार्य होता है डिटेक्ट स्मेल। क्या गंध को पहचानना, खुशबू, बदबू, कैसी खुशबू आ रही है, ठीक है, उसको क्या करना, डिटेक्ट करना स्मेल को। ये एक नेजल कैविटी का मुख्य फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फेरिंग्स इज अ कॉमन फेजेस ऑफ फॉर विच सिम्टम्स। क्या पूछा गया है कि फेरिंग किस किस तंत्र का एक साझा मार्ग है, मतलब कि ये दोनों तंत्र में कॉमन होता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो सिस्टम, ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन पाथवे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रकिया। जो ट्रकिया होता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, ये पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना जो ट्रकिया है उसकी लेंथ होती है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर क्लास नहीं पसंद आ रही है तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या पूछा गया है, ऑसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एसोफेगस। ध्यान रखना एसोफेगस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लैरिंग्स को मनुष्य में क्या कहा जाता है, व्हाट इज द लैरिंग्स रिफर्ड टू एज इन ह्यूमंस। जो लैरिंग्स होता है ह्यूमन में उसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम क्या है। ध्यान रखना बच्चा लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, व्हाट हैपन्स टू वॉइस पिच व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर लार्जर। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जो श्वास स्वर लज्जू होता है उसका आकार बड़ा होने पर आवाज कैसी होती है। जैसे हमारा जो वोकल कोर्ड्स होता है अगर उसका साइज क्या है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो आवाज है वो कैसी है, भारी होती है। ठीक है, लो पिच होता है। ठीक है, तो हमारी आवाज कैसी होने लगेगी, भारी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन बॉयज। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि लड़कों में वोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है। ध्यान रखना बच्चों जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, उसमें वोकल कॉर्ड की लंबाई 20 होती है। कितनी होती है, 20 20 तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन गर्ल्स। वोकल कॉर्ड की गर्ल्स में लंबाई कितनी होती है। ध्यान रखना बच्चा वोकल कॉर्ड की जो गर्ल्स में लंबाई है वो होती है 14 टू 15 ठीक है, ध्यान रखना। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो, व्हाट कॉजेज हेवीनेस इन वॉइस वॉइस। क्या पूछा है कि लड़कों की आवाज में भारीपन किस कारण होता है। ध्यान रखना लड़कों में आवाज का भारीपन का कारण है एडम्स एप्पल। ठीक है, क्या, एडम्स एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, वेयर आर लंग्स लोकेटेड। क्या पूछा गया है कि लंग्स कहाँ स्थित होते हैं। ध्यान रखना बच्चा जो लंग्स है हमारे वो थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं, नहीं क्रैनियल में, ना ही पेल्विक में, कहाँ पे होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लंग्स कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि फेफड़ों के हम अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे कि हम सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, वैसे ही फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहेंगे। ध्यान रखना, फेफड़ों के अध्ययन को हम पाल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, पाल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ लंग्स। क्या पूछा गया है कि जो लंग्स है उसका औसतन वजन कितना होता है। ध्यान रखना, जो लंग्स है उसका औसतन वजन होता है 1.3 टू 1.5 kg। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स कॉल्ड। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि दोनों फेफड़ों के, ठीक है, क्या दोनों जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, उसके बीच की जगह को हम क्या कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों लंग्स के बीच की जगह को हम मिड स्टेनम कहते हैं। ठीक है, मिड स्टेनम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, व्हाट इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट कोर। यहाँ पे पूछा गया है कि हृदय को ढकने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जो हार्ट को एक मेम्ब्रेन ढकती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में कैसा होता है। ठीक है, क्या पूछा है, बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में कैसा होता है। हाउ इज द लेफ्ट लंग कंपेयर टू द राइट लंग। ध्यान रखना, जो बायां फेफड़ा है दाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, व्हाट इज द प्राइमरी डिवीजन ऑफ द ट्रकिया कॉल्ड। क्या पूछा है कि ट्रकिया प्राथमिक विभाजन क्या कहलाता है। मतलब जब ट्रकिया विभाजित होता है तो फर्स्ट विभाजन से क्या बनता है, वही पूछा गया। ध्यान रखना, फर्स्ट विभाजन से बनता है ब्रोंकी। क्या बनता है, ब्रोंकी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रकिया का तृतीयक विभाजन क्या कहलाता है। व्हाट इज द टर्सरी डिवीजन ऑफ द ट्रकिया कॉल्ड। ध्यान रखना, उसे हम एल्वुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, तो डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एल्वुलाई रिसेम्बल विच स्ट्रक्चर। क्या पूछा है, एल्वुलाई किस जैसी संरचना होती है। ध्यान रखना, जो एल्वुलाई होती हैं वो ग्रेप्स जैसी संरचना होती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ग्रेप्स जैसी संरचना होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज। क्या पूछा है, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि CO2 तो बाहर निकलेगी और O2 क्या है, अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, और डेली अगर इसी टाइप के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखना चाहती हो तो जरूर से चैनल पर डेली जुड़िए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। हमेशा पढ़ते रहिए, मैं हमेशा कहती हूँ सिचुएशन कैसी भी हो पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थकना नहीं, हारना नहीं, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती मेहनत करना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें।